रैपिड जियो के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की ये जो वीडियो है वो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची यानी कि जैक के द्वारा जारी किए गए मॉडल क्वेश्चंस के आंसर के बारे में है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 11 का इकोनॉमिक सब्जेक्ट का सेट 1 का क्वेश्चन है, जिसका सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक के जो क्वेश्चन है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि उनका आंसर मात्र एक वाक्य में देना है और उसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है, एक कारखाने में औसत मजदूरी का पता लगाने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा माध्य। जी हाँ, माध्य औसत का एक ऐसा तरीका है जो सामान्य रूप से औसत का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य विचलन का एक दोष बताएं। तो इसका उत्तर होगा माध्य विचलन के सभी पदों को धनात्मक मान दिया जाता है। ये माध्य विचलन का सबसे बड़ा दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेस्पेयर कीमत सूचकांक का सूत्र लिखना है। तो ये सूत्र जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरकालीन निर्धन किसे कहा जाता है। तो चिरकालीन जो शब्द है उसका हिंदी का मतलब होता है सदैव या हमेशा। तो इस तरफ से अगर इसको देखा जाए तो चिरकालीन निर्धन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सदैव गरीब हो या हमेशा से ही गरीब रहा हो। क्वेश्चन है, मानव पूंजी क्या है। तो मानव पूंजी शब्द से ही पता चलता है कि ये मानवों के बारे में ही, और अर्थशास्त्र में मानव का मतलब होता है किसी देश के अंदर निवास करने वाली जनता। तो सीधे से एक लाइन में इस प्रश्न का उत्तर होगा कि मानवों का ऐसा समूह जो देश के लिए कार्य करता हो, मानव पूंजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 6 है, ग्रामीण साख के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। यानी कि ग्रामीण साख के कोई 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पूछ रहा है। इसके ग्रामीण साख के कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि सहकारी समितियाँ हो गई, भूमि विकास बैंक हो गए, व्यवसायिक बैंक हो गए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए, या आजकल आप सबके गांवों में जो महिलाओं का समूह चलता है जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि स्वयं सहायता समूह SSG कहा जाता है, वो भी ग्रामीण साख का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या उद्देश्य था। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य था औद्योगिकरण और सामूहिक कृषि के माध्यम से देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उत्पादन की समाजवादी विधा में तेजी से बदलाव लाना। एक लाइन में अगर कहा जाए तो औद्योगिकरण और सामूहिक कृषि को समान रूप से बढ़ावा देते हुए देश का विकास करना ही ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न वाले खंड में, जिसमें प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक प्रश्न है, और इन प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है, और इन प्रश्नों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, समांतर माध्य के गुण दोषों को लिखना है। तो समांतर माध्य के गुण हम लोग मान सकते हैं। पहला गुण लिख सकते हैं कि समांतर माध्य गणना करने में आसान होता है। नेक्स्ट हम लोग गुण मान सकते हैं, समांतर माध्य समझने के लिए भी बहुत आसान होता है। इसका तीसरा गुण हम लोग मान सकते हैं कि समांतर माध्य में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी चर हैं, सबको पॉजिटिव वैल्यू में ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है, यानी कि सभी चरों के मानों को बराबर महत्व दिया जाता है। इसके दोष अगर हम लोग देखें तो पहला दोष हम लोग मान सकते हैं कि ये वास्तविकता से थोड़ा सा दूर लगता है, यानी कि ये अवास्तविक लगता है। नेक्स्ट दोष जो है वो हम जान सकते हैं कि इसको निरीक्षण के माध्यम से ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी कि इस डाटा को अगर आप निरीक्षण करने जाएँ, वेरिफिकेशन करने जाएँ, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है।
थर्ड इसमें जो दोष है उसको हम लिख सकते हैं कि सीमांत मूल्यों का माध्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं, माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं? माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने के सूत्र को लिखना है। तो माध्य विचलन से क्या समझते हैं, इसका उत्तर हम लोग सामान्य रूप से लिख सकते हैं कि किसी श्रृंखला के किसी माध्य के निकाले गए विचलनों के जोड़ को समांतर माध्य विचलन कहा जाता है। यानी कि किसी श्रृंखला से निकाले गए विचलनों के जोड़ को माध्य विचलन कहा जाता है, और इसका सूत्र जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 10 है, धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध को उपर्युक्त प्रकीर्ण रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। तो ये रेखा चित्र जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला चित्र जो है वो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को दिखाता है, जिसमें वैल्यू 0 से उठकर ऊपर की ओर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका ग्राफ भी ऊपर की ओर बढ़ता है। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि वैल्यू जो है, जो ग्राफ जो है हाईएस्ट वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ डाउनफॉल होगा। प्रश्न संख्या 11 है, आधार अवधि के किन्हीं 3 वांछित गुणों को लिखिए। तो आधार अवधि के 3 वांछित गुण जो है वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला गुण होगा, आधार अवधि सामान्य अवधि होनी चाहिए या सामान्य अवधि ही होती है। दूसरा गुण हो सकता है, आधार अवधि में तो न तो अधिक पुरानी होनी चाहिए और न ही अधिक नई, यानी कि वो बीच बीच का समय हो सकता है। तीसरा गुण हो सकता है, यह अवधि वह अवधि होनी चाहिए जिसके लिए उपयुक्त आंकड़े उपलब्ध हों, यानी कि कोई ऐसी अवधि को हम आधार अवधि नहीं मान सकते जिसके लिए जो डेटाज हैं वो अवेलेबल नहीं हो। प्रश्न संख्या 12 है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जैसे इस योजना के नाम से ही स्पष्ट है कि मजदूरों को काम के बदले इस योजना में अनाज भी दिया जाता था। ठीक है, यह योजना 14 नवंबर 2004 को लागू की गई थी, और यह योजना सबसे पहले 150 पिछड़े जिलों में पूरक मजदूरी रोजगार सृजन के माध्यम से दिया गया। पिछड़े जिलों का मतलब क्या है कि ये वैसे जिले थे जहाँ पर लोगों में शिक्षा और बाकी चीज़ों का प्रसार काफ़ी कम था। नतीजा ये होता था कि लोग जो है अपनी मजदूरी के पैसे से अपना विकास न करके अपने जो भी नशाखोरी वगैरह में इस्तेमाल कर लेते थे, जिससे परिवार के बाकी सदस्यों को काफ़ी कष्ट होता था। सरकार ने इसका उपाय निकाला कि मजदूरों को क्यों नहीं अनाज के काम के बदले पैसे न देकर उसको अनाज दे दिया जाए, ताकि मजदूरों के साथ साथ उसके परिवार का भी भरण पोषण आसानी से किया जा सके। धीरे धीरे ये योजना सबसे पहले 150 पिछड़े जिलों में शुरू की गई। उसके बाद यह योजना जो है जहाँ भी ज़रूरत महसूस हुई सरकार को, वहाँ पर लागू की गई। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में कोई 3 अंतर लिखिए। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के 3 जो मुख्य अंतर है वो आप ये लिख सकते हैं। पहला अंतर लिख सकते हैं, भौतिक पूंजी भौतिक संसाधनों को कहते हैं, यानी भौतिक चीज़ों को कहते हैं, जो आपके पास जो भी टूल्स अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज जनरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो हमारे भौतिक संसाधन हो गए या भौतिक पूंजी हो गए। और मानव पूंजी जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं, इसमें सबसे बड़ा संसाधन मानव खुद है। दूसरा अंतर हम लोग लिख सकते हैं कि भौतिक पूंजी पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है, लेकिन मानव पूंजी पर उस व्यक्ति विशेष का पूर्ण अधिकार होता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी संसाधन को लेते हैं, जैसे कि कोई सड़क हो गई, कोई स्कूल हो गया, तो वो किसी एक आदमी का नहीं होता है, क्योंकि वो भौतिक रूप से इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। उस पर एक से अधिक प्राणियों का अधिकार हो सकता है, लेकिन मानव जो है वो स्वयं में एक बहुत उत्तम संसाधन है और उस पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। तीसरा जो अंतर है वो हम लोग लिख सकते हैं, भौतिक पूंजी को सीधे बाजार में बेचा जा सकता है, जबकि मानव पूंजी को बाजार में नहीं बेचा जा सकता है। आप मानव की सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन किसी मनुष्य को आप बेच नहीं सकते। वहीं भौतिक पूंजी में जो भी चीज़ आपके पास है, आपका टीवी है, आपकी बाइक है, आपका कार है, आपका फ्रिज है, आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 15 से लेकर 19 नंबर प्रश्न तक जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको अधिकतम 150 शब्दों में देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है वो 5 अंक निर्धारित है। तो
इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 15 और 16 को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो है वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 है, निर्धनता के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो निर्धनता के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला निर्धनता का तो कारण हो सकता है सामाजिक कारण। हमारा सामाजिक कारणों में पहला हम लोग लिख सकते हैं, समाज में व्याप्त अनेक समस्याएं हैं। हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे लिंग भेद, जाति भेद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, अंधविश्वास, निर्धनता जैसी समस्या, अंधविश्वास आदि जो है वो निर्धनता का सबसे प्रमुख कारण है। नेक्स्ट हम लोग आर्थिक कारण मान सकते हैं कि किसी भी देश में पूंजी की कमी, कुशल मानवीय संसाधनों का अभाव, विकास की असमान दर, मुद्रा असंतुलन आदि ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं जो निर्धनता को जन्म देती हैं। जैसे कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और पाकिस्तान, वहाँ पर मुद्रा असंतुलन या महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों को निर्धनता का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वहाँ के लोग जो है अपने आप को निर्धन महसूस कर रहे हैं। ये एक लाइव एग्जाम्पल हो सकता है आर्थिक कारणों का। नेक्स्ट कारण है हो सकता है, एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। समाज में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं होने के कारण समाज में रहने वाले लोग अच्छे उपचार से वंचित हो जाते हैं और अस्वस्थ रह जाते हैं, जो निर्धनता का एक बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और अगर आपका शरीर और मस्तिष्क या दिमाग ही आपका स्वस्थ नहीं होगा तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। नतीजा होगा कि आपको निर्धनता का सामना करना पड़ेगा। और निर्धनता का जो सबसे बड़ा कारण है वो है अशिक्षा। तो अगले पॉइंट के रूप में आप अशिक्षा को लिख सकते हैं। अशिक्षा के अंतर्गत अशिक्षा भी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि व्यक्ति की शिक्षा ही उसकी आर्थिक स्थिति को तय करती है। जैसे कहने का मतलब है कि एक मजदूर और एक किसी कंपनी का मैनेजर दोनों ही एक ही समय दिन भर में 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन मजदूर चूँकि अपनी शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग करता है, वहीं एक मैनेजर जो है वो अपनी मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करके मजदूर से कहीं ज़्यादा सैलरी विड्रॉ करता है, और ये उसकी शिक्षा का एक उत्तम उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट जो निर्धनता का कारण है वो हम लोग मान सकते हैं जनसंख्या वृद्धि। तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने निर्धनता और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को बहुत बढ़ा दिया है। ठीक है, वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बेरोजगारी का शिकार हो गया है। नेक्स्ट हम लोग एक और कारण को निर्धनता के कारण के रूप में जोड़ सकते हैं, वो है प्राकृतिक कारण। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे कि कृषि आधारित है, और यहाँ पर जो है प्राकृतिक कारणों की वजह से कई बार कृषि जो है वो पूरी तरह से हो नहीं पाती, जिससे कि जो किसान इस कृषि में लगे होते हैं उनको उचित आय नहीं हो पाती। परिणाम होता है कि वो किसान जो है उनको भी निर्धनता का सामना करना पड़ता है। प्राकृतिक कारणों में और भी कई प्राकृतिक आपदाएँ हैं जिनके कारण लोग जो है कभी कभार अचानक से निर्धनता का सामना करते हैं। जैसे बसा बसाया शहर जो है, वहाँ किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो है बहुत नुकसान हो जाता है, लोगों को कुछ समय के लिए निर्धनता का सामना करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जैविक कृषि क्या है, यह धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। इस प्रश्न में 2 खंड हैं। पहला तो जैविक कृषि क्या है। तो जैविक कृषि का सामान्य अर्थ ये हो सकता है कि जैविक कृषि प्राकृतिक रूपों से खाद्यान्नों को उगाने की प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी प्रकार के बाहरी खाद या उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ प्राकृतिक रूप से ही पेड़ पौधों को उगाने का काम किया जाता है। यह विधि रासायनिक उर्वरक और विषजन्य कीटनाशकों के प्रयोग की अवहेलना करती है या इसको प्रयोग करने से खेतीबाड़ी में मना करती है। इस प्रश्न का जो दूसरा खंड है वो है धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले धारणीय विकास को समझना होगा। धारणीय विकास ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी के विकास के लिए भावी पीढ़ी की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। कहने का मतलब है कि हम अपने विकास के लिए संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग न करें कि वो आने वाले समय में
आने वाली पीढ़ी के उपयोग के लायक ही न रहे। जैसे अगर हम खेती में अत्यधिक पेस्टिसाइड्स का या रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में जो हमारी खेती लायक जो मिट्टी है वो इस्तेमाल के लायक ही ना रहे। तो जो आने वाली पीढ़ी है, क्या वो उस पर खेती कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। धार्मिकता का सिंपल सा मतलब यही है कि हम संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करें उससे हमें आज भी लाभ प्राप्त हो और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी लाभ प्राप्त हो। जैविक, जैसा कि हम लोग जैविक कृषि में देखते हैं कि जैविक कृषि जो है वो प्राकृतिक रूप से फसलों को उगाने को सपोर्ट करती है, जिससे कि क्या है कि प्राकृतिक संसाधन जो है जैसे मिट्टी है, मिट्टी का जो पॉल्यूशन है वो कम से कम होता है। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम लोग मिट्टी में पेस्टिसाइड्स या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करते हैं या नहीं करते हैं, तो जो पानी इस खेत से बहकर होते हुए नदी नालों में जाता है वो पानी भी प्रदूषित नहीं होता है। नतीजा क्या होता है कि जो जल का जो जीवन है वो भी बचा रहता है। मिट्टी के ऊपर का जीवन पर भी इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, जल के ऊपर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि इस जल को जो लोग प्रयोग करते हैं, जो लोग पीने के पानी के रूप में प्रयोग करते हैं, जो जानवर इस पानी को पीने का प्रयोग करता है, उस पर भी इसका किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो हो गई समझने वाली बात। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जैविक कृषि जो है वो धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। तो इसको हम लोग कुछ इन पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि यह वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी के विकास के लिए भावी पीढ़ी की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, यह संसाधनों के प्रयोग के लिए मना नहीं करता है, परंतु उनके उपयोग को इस तरह करने की सलाह देता है कि वे भविष्य की पीढ़ी के लिए बचे रह सकें। तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, जैविक कृषि तथा धारणीय विकास से यह स्पष्ट है कि यदि जैविक कृषि किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरक, विषजन्य, कीटनाशक आदि का प्रयोग नहीं कर रही है, तो यह भूमि क्षरण में योगदान नहीं करेगी या यह भूमि क्षरण को रोकने में सहायक होगी। तीसरा अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि यह महंगे कृषि आदानों जैसे संकर बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों आदि को स्थानीय स्तर पर उत्पादित जैविक विकल्पों से प्रतिस्थापित करते हैं। यानी कि हम लोगों को महंगे रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों न खरीदकर जो लोकल रूप में अवेलेबल जो खाद हैं या जो कीटनाशक हैं, जैसे कि नीम की का चूरन हो गया या चूना वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग खेती में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि भूमि का क्षरण नहीं हो रहा है तो यह एक पर्यावरण अनुकूल कृषि विधि है। यानी कि यदि भूमि को नुकसान नहीं हो रहा है तो उससे हमारा पर्यावरण भी बचा हुआ है, यानी कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, अतः यह धारणीयता के विकास को भी बढ़ावा देती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19 कि पर्यावरण के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पर्यावरण शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द इन्विरोनर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पूरा परिवेश। पर्यावरण वास्तव में बाह्य परिस्थितियों का परिवेश है जो मनुष्य, जीव जंतु या पौधों के विकास, उसके रहन सहन एवं कार्य करने की स्थिति को प्रभावित करता है। तो पर्यावरण का पहला कार्य जो है वो हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हो सकता है पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधन एवं उनसे संबंधित समस्याएं तथा संरक्षण। वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन एवं भूमि संसाधनों का संरक्षण तथा विकास पर्यावरण का पहला कार्य है। पर्यावरण का दूसरा कार्य हो सकता है विश्व के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं इसकी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना। जैसे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान का जो जीवन तंत्र है वो अलग है, समुद्रों का जो जीवन तंत्र है वो अलग है, सुंदरवन का जीवन तंत्र वो अलग है। इन सभी अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र को संभालना और इनको चलाना जो है वो पर्यावरण का एक प्रमुख काम है। नेक्स्ट है विश्व की जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण, कारण, प्रभाव एवं इस पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट कार्य है मानव पर्यावरण संबंध को मजबूत बनाना।
क्योंकि पर्यावरण बिना मानवों के अधूरा है, उसी तरह मानव जो है अपना जीवन बिना पर्यावरण के नहीं जी सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संबंधी जो सामाजिक मुद्दे हैं उनका निराकरण करना। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो आज के टाइम में है प्रदूषण, और जो प्रदूषण के कारण कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो लुप्त हो रहे हैं, उनको बचाना। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें हम लोग बोल सकते हैं पर्यावरण संबंधी कानून एवं नीतियाँ बनाना। तो फ्रेंड्स ये पहला सेट का क्वेश्चन आंसर था। अगर आपको एक क्वेश्चन और इसके आंसर्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं, सही तरीके से आपको लग रहे हैं कि आंसर सही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाकी दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो इसी तरह की और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ। करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसी ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ रैपिड शो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के आंसर्स के साथ।